ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। नीट पेपर लीक मामले में शुरू हुआ है विरोध प्रदर्शन। ये छात्र आंदोलन अब राजनीतिक संग्राम बनता जा रहा है। दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, झड़प हो रही है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। हिंसा का दौर जारी है। तो सवाल यह भी कि छात्रों के भविष्य की लड़ाई क्या राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है या विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। नीट में पेपर लीक के नाम पर दिल्ली में पहले धरना प्रदर्शन हुआ, फिर ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। वर्दी वालों पर हमला हुआ, RAF के जवानों को पीटा गया, सरकारी और निजी गाड़ियों को तोड़ा गया। यानी राजधानी दिल्ली रणभूमि बन गई और इस रणभूमि में राजनीतिक पार्टियां भी अपने फायदे के लिए कूद पड़ी। नीट के मुद्दे पर विरोध का मंच भले ही कॉकरोच जनता पार्टी ने तैयार किया हो, लेकिन छात्रों के आंदोलन को कांग्रेस ने अपने राजनीतिक अभियान का बड़ा हथियार बना दिया। अब लड़ाई सिर्फ नीट की नहीं बल्कि बीजेपी बनाम कांग्रेस की बन चुकी है। इसकी तस्दीक देश के अलग अलग शहरों से सामने आई ये तस्वीरें कर रही हैं। पटना से लेकर लखनऊ, रायपुर, जयपुर से अहमदाबाद, बेंगलुरु से चेन्नई और हैदराबाद तक हर जगह विरोध प्रदर्शन के बीच सियासत खुलकर सड़क पर उतरी। कहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो कहीं बीजेपी ने विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। हालात ऐसे बने कि कई जगह बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और कुछ स्थानों पर झड़प तक देखने को मिली। लेकिन पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे भिड़े कि तमाशा शुरू हो गया। किसी का सिर फूटा तो किसी को लाठी लगी तो कहीं पथराव भी हुआ। जिसके हाथ जो लगा उसी ने अपने विरोधी पर वार कर दिया। यहाँ तक इस प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया, जिसके शिकार पटना में जी न्यूज के पत्रकार और कैमरामैन भी हुए। पूरा वीडियो है, उस वीडियो में कौन कौन लोग शामिल हैं, वो कौन से लोग हैं जो हमला कर रहे हैं, जिनके हाथ में डंडे हैं, जिनके हाथ में उन्होंने कड़ा पहन रखा है। इस भीड़ का मकसद एकमात्र था कि देश के चौथे लोकतंत्र को हमला करो उस पर। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमले का दावा किया। पेपर लीक के ऊपर 27 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लिए, उसके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जंग सिर्फ पटना में नहीं हुई। हैदराबाद में भी बीजेपी हेडक्वार्टर के पास दोनों सियासी दल के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, आमने सामने आ गए। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिन्हें काबू करने में हैदराबाद पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हैदराबाद के बाद जयपुर में बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीर भी देख लीजिए। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के लिए राजस्थान कांग्रेस ऑफिस की ओर मार्च किया, लेकिन जयपुर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी और बेकाबू कार्यकर्ता जब बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस को भीड़ तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी छात्र आंदोलन की आग में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि छात्रों को गुमराह किया गया। हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी सवाल अब सिर्फ नीट का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या छात्रों के भविष्य का मुद्दा अब पूरी तरह सियासी जंग में बदल चुका है। धरना छात्रों ने शुरू किया, लेकिन सड़क पर सियासत उतर आई। विरोध शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ था, लेकिन वार एक दूसरे पर होने लगे। और अब हालात ये हैं कि देश भर में नीट का मुद्दा दो राजनीतिक दलों की सीधी लड़ाई बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष है।
सरकार का दावा यह कि वो विपक्ष की मांग मानने को तैयार है, लेकिन उसके लिए बहस चाहिए सदन के अंदर, जो जरूरी है, लेकिन वही बहस नहीं होने दी जा रही, ये सरकार का आरोप है। सदन में आज दिन भर हुए संग्राम की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। कल पीएम हाउस के बाहर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के धरने का एक्सटेंशन आज संसद में देखने को मिला। कल जहां नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठे थे, तो आज राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन के सामने सरकार विरोधी तस्वीर दिखी। काले कपड़े पहने कांग्रेसी सांसद हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे। संसद के बाहर जो सियासी गर्मी दिखी, वो संसद के अंदर भी जारी रही। लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा नहीं चाहिए, कांग्रेस को गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा और प्रधानमंत्री मोदी की माफी भी चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि वो संसद में नीट मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं, उस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं, उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे। लेकिन इस भरोसे के बावजूद बहस और चर्चा की नौबत ही नहीं आई। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। जब सदन में बहस ही नहीं होने दी जाएगी, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि केंद्र सरकार नीट मामले पर जवाब दे चुकी है, दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा चुका है, मगर हर दिन विपक्ष की मांग बढ़ती ही जा रही है, जिसका नतीजा है कि मसला सुलझ नहीं रहा और संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। एक और जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में देश भर के हजारों छात्र छात्राएं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सोमवार से शुरू हुए मानसून सत्र में संसद के भीतर भी कांग्रेस की अगुवाई में तमाम विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। कैमरामैन पवन के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपको संभल की एक तस्वीर दिखाता हूं, एक अपडेट दिखाता हूं। आपको याद होगा 2024 की संभल हिंसा, वहां जो हिंसा हुई उस पर न्यायिक आयोग गठित किया गया था। उसकी रिपोर्ट अब आ चुकी है, जो रिपोर्ट अब विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश की जाएगी। करीब 450 पन्ने की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हिंसा, पुराने दंगे, डेमोग्राफिक बदलाव, अतिक्रमण और साजिशों से जुड़े हुए कई अहम दावों का जिक्र है। इस रिपोर्ट पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख थी जब संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया था। हिंसा, फायरिंग, पत्थरबाजी और आगजनी से संभल की गली गली में हड़कंप मचा था। मगर सवाल आज तक गर्म है कि आखिर ये हिंसा की आग किसने लगाई, मजहबी भीड़ को किसने उकसाया, पुलिस पर गोलियां किसने चलवाई और किसके इशारे पर संभल को दंगा सेंटर बनाया गया। इन तमाम सवालों के जवाब अब जल्द ही सामने आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में संभल हिंसा की रिपोर्ट पेश की जाएगी। करीब 450 पन्नों की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। ये जांच रिपोर्ट पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में संभल हिंसा से जुड़े अहम पहलुओं के अलावा इसकी डेमोग्राफी को लेकर भी कई दावे किए गए। आयोग ने दावा किया है कि
आजादी के समय संभल में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, जो अब घटकर करीब 15% रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय तक दंगे, हिंसा, धर्मांतरण और दूसरी हिंसक घटनाओं की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव आया। दंगे हुए हैं, वो किसकी तरफ से फैल हुई है? केवल मुस्लिम पक्ष की तरफ से फैल हुई है। तो ये सारी जानकारियां जिन्होंने गलतियां की हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। तो उस पर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे ख्याल से चर्चा होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सच्चाई क्या है और क्या सच्चाई नहीं है। संभल के डेमोग्राफी चेंज के बारे में जब आप बात करें तो सबसे पहले संभल का इतिहास के बारे में जानना चाहिए। संभल का इतिहास लगभग ASI के अनुसार 2500 वर्ष पुराना है। जो तथ्य मिले हैं उससे भी पुराना हो सकता है, पर जो साक्ष्य मिले हैं वो 2500 वर्ष पुराने साक्ष्य मिले हैं और उस समय ये हिंदू बहुल्य होता था। इस जांच रिपोर्ट में संभल के पुराने दंगों का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक 1936 से 2019 के बीच संभल में 15 बड़े दंगे हुए, जिनमें 213 लोगों की मौत हुई। दावा किया गया है कि इनमें मृतक हिंदू थे। वहीं 29 मार्च 1978 को होली के बाद हुई हिंसा में 184 हिंदुओं की जान चली गई। कहीं कोई डेमोग्राफी नहीं हुई है। ये है कुछ लोग जो होते हैं हर समाज के होते हैं, हर धर्म के होते हैं, जो काम करने के लिए बाहर क्षेत्र में चले जाते हैं अपनी मर्जी से, ना कि वो किसी के दबाव में या किसी के जो है उजाड़ने के चक्कर से गए। ऐसा कुछ नहीं। मतलब मानना ये है, जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद में 45% हिंदू थे। अब तक चर्चा होनी चाहिए कि 15% रह कैसे गए हैं। इस पर करीब चिंता का विषय है। एक तरफ संभल में लगातार हिंदू निशाने पर रहे, तो रिपोर्ट के मुताबिक संभल में हिंसा भड़कने की बड़ी वजह तत्कालीन बयानबाजी को बताया गया। रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के 22 नवंबर 2024 के बयान का जिक्र है और दावा किया गया है कि इसके बाद इलाके का माहौल तेजी से बिगड़ा। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, संभल का दंगा हो, हमेशा आगे रही है। इनका घिनौना चेहरा प्रदेश की जनता ने देखा है, इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से साजिशन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने वहाँ की डेमोग्राफी को बदला, अब उसकी पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए और सनातन का एक पवित्र धार्मिक स्थल उसको फिर से तैयार किया जाए। इसके अलावा रिपोर्ट में संभल के कई मंदिरों पर कब्जे की भी डिटेल है। संभल में 68 तीर्थ स्थल और 19 पावन कुएं थे, जिन पर धीरे धीरे अतिक्रमण हो गया। रिपोर्ट में गैंगस्टर शारिक साठा का भी जिक्र किया गया है। दावा किया है कि शारिक साठा का लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंसा के बाद पुलिस ने जो हथियार बरामद किए, उनमें एक विदेशी पिस्टल भी मिली थी, जिस पर मेड इन USA लिखा था। यानी संभल हिंसा पर SIT की रिपोर्ट में हर गुनाह दर्ज है। अब नजर विधानसभा के मॉनसून सत्र पर होगी, जहां संभल फाइल्स के पन्ने खुलेंगे। आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और इस रात से पर्दा उठेगा कि आखिर संभल हिंसा का सच क्या था, इसका जिम्मेदार कौन था और भविष्य में ऐसी हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश की, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने नाकाम किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जिस आतंकी शहरोज को गिरफ्तार किया गया, वो मुनीर और उसके आतंकी गैंग की एक पोल खोल रहा है। आतंकी शहरोज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर मुंबई को दहलाने की साजिश में था। इसके लिए बाकायदा पूरा नेटवर्क बनाया गया, लेकिन योगी फोर्स ने साजिश को फेल किया। पाकिस्तान में मास्टरमाइंड, यूपी में आतंकी, मुंबई में टारगेट। यूपी ATS ने बलरामपुर में जिस संदिग्ध आतंकी शहरोज को गिरफ्तार किया है, उसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। संदिग्ध आतंकी शहरोज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर के इशारे पर मुंबई में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। सूत्रों के मुताबिक यूपी से पकड़े गए आतंकी शहरोज ने मुंबई में एक नेटवर्क भी तैयार किया था, जिसमें अपने करीबियों को शामिल किया था। इसका मकसद हिंदूवादी नेताओं को निशाना बनाना और सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। शहरोज मुंबई में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। उससे मुंबई में एक बड़ी सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने के लिए कहा गया था। ऐसे में शहरोज लगातार इन तमाम आतंकी संगठन के लोगों से संपर्क में था। शहरोज पाकिस्तानी गैंगस्टर और जनरल मुनीर के गुर्गे शहजाद भट्टी और ISI एजेंट जसवीर चौधरी के सीधे संपर्क में था। उसे पाकिस्तान से ही भारत को दहलाने का टास्क मिल रहा था।
आतंकी शहरोज मुंबई में जिस टेरर नेटवर्क को तैयार कर रहा था वो अभी ट्रायल फेज में था, यानी नेटवर्क से जुड़े लोगों की वफादारी, गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता को परखा जा रहा था। अगर वो इसमें सफल रहता तो उसे नई जिम्मेदारी दी जानी थी, जिसमें भारत नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में स्लीपर सेल तैयार करना और नए लोगों को नेटवर्क से जोड़ना था। यानी पाकिस्तानी दहशतगर्द पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में नेटवर्क खड़ा कर बड़ी आतंकी साजिश रचना चाह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी और आईएसआई एजेंट ने शहरोज को राजस्थान के श्री गंगानगर जाकर हथियार लाने का टास्क दिया था, जहां ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियारों और विस्फोटक की खेप आनी थी। ये मिशन कंप्लीट होने के बाद उसे टारगेट की जानकारी दी जानी थी, मगर आतंकी शहरोज अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले बलरामपुर में योगी फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहरोज लंबे समय तक मुंबई में रहा, बीच बीच में बलरामपुर आता जाता रहता था। अब जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि शहरोज ने किन किन लोगों से संपर्क किया, उसका नेटवर्क आखिर कितना बड़ा था। इसके लिए उसके मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। एटीएस सोशल मीडिया अकाउंट, चैट, कॉल डिटेल, फोटो वीडियो, बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल पेमेंट और विदेशी नंबरों से संपर्क जैसी तमाम जानकारियां खंगाल रही है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि कहीं आरोपी को विदेश से आर्थिक मदद तो नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ वर्षों के उसके ट्रैवल रिकॉर्ड और एक्टिविटीज की भी जांच की जा रही है। बलरामपुर के रहने वाले शहरोज ने पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर निकला है कि उसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे और मुंबई में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया। अमरनाथ यात्रा के बीच पाकिस्तानी आतंकी फिर एक्टिव हुए। 3 जगह से आए 3 तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। अनंतनाग में आतंकियों ने अचानक पुलिस जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की, एक जवान शहीद हुआ। किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकियों के मददगार और मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया, जो जंगलों में छिपे आतंकियों को मदद कर रहा था। एलओसी के पास भारी मात्रा में आतंकियों के हथियार मिले। एक रिपोर्ट जरा देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, टारगेट पर अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी पर फायरिंग। आतंकियों ने पुलिस जवानों को उस वक्त टारगेट किया जब वो अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात थे। दोपहर करीब 12:30 बजे लाल चौक पर अचानक आतंकी गाड़ी से आए पुलिस जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चली। आतंकियों से मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए हैं। हमले के बाद आतंकी भाग गए। जिस जगह फायरिंग हुई वो शहर का मुख्य बाजार है। यहाँ आम दिनों में भी काफी भीड़ रहती है, मगर आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर फरार हो गए। आतंकी हमले के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पूरे लाल चौक और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कुलगाम में नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद घाटी में यह पहला आतंकी हमला था। तब पर्यटकों को टारगेट किया गया था। अब सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। 8 जुलाई को ही सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर जाकिर गनी को मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद से घाटी में दहशतगर्द उनके मददगारों के खिलाफ सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में आतंकियों को पनाह देने के आरोप में मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहम्मद रफीक नाइक है। आरोप है कि मोहम्मद रफीक नाइक लश्कर के नेटवर्क से जुड़ा था। इलाके में सैफुल्ला ग्रुप का मुख्य हैंडलर था। पाकिस्तानी आतंकियों के लिए ग्राउंड हैंडलर की भूमिका निभा रहा था। ये न सिर्फ देश के दुश्मनों को पनाह दे रहा था, बल्कि उनको भोजन, जरूरी सामान, अन्य सहायता भी देता था।
लगातार आतंकियों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें एक बड़ी उपलब्धि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एक्स इमाम को यहां सिंहपुरा से अरेस्ट किया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, सैफुल्लाह ग्रुप का यह आतंकी था जिनके साथ इसी साल मुठभेड़ में वो तमाम सैफुल्लाह ग्रुप के आतंकी मारे गए थे, लेकिन अभी तक ये चल रहा था कि इन्हें लॉजिस्टिक यहाँ प्रोवाइड कौन कर रहा था, जिसके तहत अभी तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 अफराद को इसमें अरेस्ट किया गया है। इससे पहले पुलिस ने आतंकियों के 2 और मददगारों को गिरफ्तार किया था। वहीं इमाम की गिरफ्तारी के बाद मस्जिद में भी छापेमारी हुई। इस दौरान मस्जिद से खाने पीने का सामान, ड्राई फ्रूट, गैस सिलेंडर और दूसरा सामान बरामद हुआ जो आतंकियों को सप्लाई किया जाता था। एक तरफ आतंकियों को पालने वालों पर एक्शन तो दूसरी तरफ उरी में एलओसी के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी अड्डे का भांडाफोड़ किया, जहां से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ। यानी घाटी के अंदर हो या बॉर्डर, पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों की एक साजिश को नाकाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन और राजा रहबर जमाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में आर्य समाज संस्था को लेकर लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार इस संस्था में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ हिसार की आम जनता के साथ कई संगठनों का भी साथ मिलता नजर आ रहा है। पूर्व सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व सरपंच सोमेश शर्मा के साथ तमाम संगठनों के सदस्यों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की, तो वहीं हिसार जाट धर्मशाला के अध्यक्ष संजीव कुहाड़, समाजसेवी बंटी गोयल और समाजसेवी जोगिंदर पातड़ ने भी इस मुहिम को पूरा समर्थन देने का दावा किया। 12 महीने से इंक्वायरी चलते हुए हो गई, तो एसडीएम हिसार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। एक दान 3 स्कूल और अब पूरे हरियाणा का सवाल। हिसार मांगे हिसाब, शिक्षा की विरासत पर सवाल, अब पूरे हरियाणा की नजर। हिसार की आर्य समाज संस्था के खिलाफ बड़ा मोर्चा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कई बड़े संगठनों के अध्यक्षों ने इस बात का ऐलान कर दिया कि आर्य समाज संस्था में यदि प्रशासक की नियुक्ति जल्द नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये मुहिम एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेगी। जिला उपायुक्त से मुलाकात के बाद सरपंच एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने बताया, जिला उपायुक्त की तरफ से उन्हें पूरा भरोसा दिया गया कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार के नाम पर मार्फत उपायुक्त महोदय हिसार के एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में हमने हमारी मांग रखी है 23 तारीख तक हमारा जो है आप इस पे प्रशासक नियुक्त कर दें, अन्यथा 24 तारीख से हम पूरे प्रदेश भर का जो है आंदोलन यहाँ शुरू कर देंगे। इस पूरे मुद्दे को नई धार तब मिली जब पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। अल्टीमेटली ये निकल के आया कि इन्होंने जा करके झूठ साच बोल करके मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को अपने सैनी होने का एक नाजायज लाभ लेकर के फोन करवाया गया है। हिसार जाट धर्मशाला के अध्यक्ष संजीव कुहाड़ ने इस मुहिम को समर्थन देते हुए कहा, जिस तरह से आर्य समाज संस्था के द्वारा जन कल्याण और जागरूकता के लिए काम किया जाता था वो अब बंद हो गया है और यही वजह है कि संस्था में बैठे कुछ लोगों ने न केवल संस्था का नाम बदला बल्कि बड़ा भ्रष्टाचार करके शिक्षा के मंदिर को भी बंद कर दिया, जिससे केवल शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी इस संस्था के स्कूल में मिलने वाली बेहतर शिक्षा लेने से वंचित हैं। ये हिसार शहर का और प्रदेश का एक जाने माने जो स्कूल होते थे उनमें से एक इसका नाम होता था और आज हमारी संस्थाएं शहर की इस ओर बढ़ चुकी है कि वो स्कूल बंद है। आज ऐसी नौबत क्यों है? इसका मतलब कोई ना कोई कमी हमारी मैनेजमेंट में होती है। ये तो एक अंधेरगर्दी कर रखी है मैनेजमेंट ने। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए समाज से भी और लोगों का समर्थन मिल रहा है और यही कारण है कि अब आर्य समाज संस्था में जो भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे थे वो लोगों के सामने आने लगे हैं। बड़ा दुख का विषय है। मैं तो 4वीं और 5वीं क्लास में सीएवी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और जैसे ही मेरे को इस विषय का पता चला तो सबसे ज़्यादा दुख तो मेरे को तो खूब दुख होया और मेरी सरकार से बड़ी तुरंत प्रभाव से मांग है
भी आप एक प्रशासक नियुक्त कर दो, जो वो करेंगे सब कुछ सही करेंगे। सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हमने जो भी आगे निर्णय लेना होगा, सरकार से मिलना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, जो भी करना है, लेकिन हम संस्था को बचा कर रहेंगे, संस्था को टूटने नहीं देंगे। इतना तय है कि जिस मुद्दे को पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने प्रमुखता से उठाया, वो पूरे हरियाणा में सार्वजनिक बहस का विषय बन चुका है और हिसार आज अपनी ऐतिहासिक विरासत का हिसाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको हिंद की बढ़ती हुई ताकत में दिखाता हूं। हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत को एक और बड़ी मजबूती मिली है। इंडियन नेवी में शामिल हुआ है स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत INS मालवन। दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उनको जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन आखिर क्यों इसे चीन और पाकिस्तान की अंडर वाटर रणनीति का बड़ा जवाब माना जा रहा है? इस रिपोर्ट में उसका उत्तर दिखाता हुआ। चीन पाक की पनडुब्बियों का काल, हिंद महासागर में भारत का नया पहरेदार, INS मालवन समंदर का नया सम्राट। समंदर में चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए भारत ने अपना नया शिकारी उतार दिया है। आत्मनिर्भर भारत की ताकत से बना युद्धपोत अब हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा का नया प्रहरी बन गया है। कर्नाटक के करवार नौसैनिक अड्डे पर इंडियन नेवी में शामिल हुआ INS मालवन सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत की नई रणनीतिक ताकत है। इसका सबसे बड़ा मिशन है समुद्री इलाकों में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें तबाह करना। अब आपको इस समुद्री लड़ाके की ताकत से रूबरू करवाते हैं। आखिर कैसे ये समंदर पर राज करेगा, कैसे दुश्मन के लिए काल बनेगा। INS मालवन माहे क्लास का एंटी सबमरीन युद्धपोत है। इसकी रफ्तार 25 नॉट यानी 46 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहीं ये समुद्री लड़ाका करीब 80 मीटर तक लंबा है। इस युद्धपोत में एडवांस सुनार और टॉर्पीडो भी लैस है। INS मालवन में 12.7 mm की रिमोट गन भी लगी है। सतह पर हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए हैं। दरअसल चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों की मौजूदगी बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान भी चीनी तकनीक की मदद से अपनी पनडुब्बी क्षमता मजबूत करने में जुटा है। ऐसे माहौल में INS मालवन की एंट्री साफ संदेश है कि भारत अब समुद्री मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है। यह आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। 80% स्वदेशी उपकरणों से बना है। माइंस बिछाने में एक्सपर्ट है। मॉडर्न टारपीडो सिस्टम से लैस है। पानी के नीचे सटीक हमले में माहिर है। तटीय सुरक्षा कवच मजबूत करता है। यानी अब हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की हर अंडर वाटर एक्टिविटी पर भारत की नजर और भी पैनी होगी। INS मालवन की कमीशनिंग इस बात का संदेश है कि समुद्र की गहराइयों में भी भारत किसी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। समंदर का नया सम्राट अब हिंद महासागर में तैनात है और संदेश साफ है, समुद्री रास्ते से भारत की तरफ बढ़ने वाले दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता तो करा दी पाकिस्तान ने, इसी बहाने पूरी दुनिया में पीठ भी थपथपा ली। लेकिन जब 60 दिन का सीज़फायर टूटा तब पाकिस्तानी मध्यस्थता की पोल खुल गई। अब पता ये चल रहा है कि अपनी आधी अधूरी मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान पूरी कीमत वसूलने की तैयारी में। ट्रंप ने अमेरिका से पाकिस्तान ने $100 अरब की मांग की। तो क्या ये सिर्फ मध्यस्थता के बदले हैं या फिर पाकिस्तानी दलाली किसी और मोर्चे पर भी चल रही है? दो देशों के बीच जंग खत्म कराना, सीज फायर के लिए सहमति बनाना, इससे नेक काम भला क्या हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के ये दो हुक्मरान PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल मुनीर शांति समझौते के नाम पर दलाली कर रहे थे। ये अब जाकर साफ हुआ था। इस्लामाबाद से जिनेवा वाया तेहरान बैठक के हर दौर में ये दोनों पाकिस्तानी प्रमुख मौजूद थे, लेकिन इनके जहन में शांति नहीं, डॉलर की बरसात चल रही थी। ये अब पता चलता है शहबाज और मुनीर को अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते में अपनी कंगाली से निकलने का रास्ता दिख रहा था। कराया 60 दिन का युद्ध विराम, कीमत वसूलेंगे $10 अरब। पाकिस्तान ने जो सीज फायर कराया वो कब का टूट चुका था, लेकिन महीने भर पहले डॉक्यूमेंट को शहबाज शरीफ ने ऐसे दिखाया था जैसे खुद खड़े होकर ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान को सीज फायर करने पर मजबूर किया। अब उस सीज फायर की धज्जियां पिछले एक सप्ताह में कई बार उड़ चुकी है। अमेरिका सीज फायर के पहले वाले दौर से भी ज्यादा बड़े हमले ईरान पर कर रहा है, तो ईरान अब ड्रोन के साथ घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर जवाब दे रहा है। लेकिन शहबाज मुनीर को फिर भी चाहिए सीज फायर समझौता कराने की पूरी कीमत।
कैसे आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की मदद मांगी है। ये मांग स्पेशल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के तहत की है। पाकिस्तान ने ये गुजारिश अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के जरिए की है। पाकिस्तान चाहता है कि उसे यह आर्थिक सुविधा 5 साल की अवधि के लिए दी जाए। इस रकम से विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने और पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम होगा। साथ ही IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर से भी उसकी निर्भरता घट सके। पाकिस्तान आर्थिक सुधार लागू करने के लिए 7 अरब डॉलर पहले ही कर्ज ले चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ये 10 अरब डॉलर की सुविधा मंजूर करता है तो ये कोई आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के पिछलग्गूपन की कीमत होगी जो उसने पिछले 4 महीने में अमेरिका, खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए दिखाई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दुनिया के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने जंगी मिजाज के ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज देने की वकालत कर चुके हैं, वो भी ट्रंप की मौजूदगी में। जनरल मुनीर तो शहबाज शरीफ से भी 2 कदम आगे हैं। ट्रंप के कहने पर वो ईरान की राजधानी तेहरान गया, वहाँ ईरानी नेताओं से मिला, उनके सैनिक अड्डे देखे और सीधे ही तेहरान से वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से मिला और अपनी रिपोर्ट सौंपी। दरअसल इस पूरे दौरान मुनीर और शहबाज यही दुआ कर रहे थे कि आका का दिमाग ठंडा रहे, खलीफा भी शांत रहे, 60 दिन के लिए ही सही, युद्ध रुक जाए तो कम से कम इतना डॉलर मिल जाए कि कंगाली खत्म हो जाए। पाकिस्तान में ये बात अब आम हो चली है कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी ने ही पाकिस्तान को कंगाली में धकेला है। ये बात पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान पर इस समय लगभग 138 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज है। इसमें 30 अरब डॉलर कर्ज का ब्याज चुकाने में ही सालाना खर्च हो जाते हैं। तो क्या इसका उपाय है सीज फायर के नाम पर दलाली? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।